नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लोफाइल डिजिटल सेंटर पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। फिर से एक नए पेपर को लेकर आया हूं। 53 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशंस देखते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है बच्चों। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती है। जैसे मैंने कहा, भारत का जो मैप है उसको ध्यान में देखते हैं अपन लोग। ये है भारत का मैप। अब इसको जब हम देखते हैं तो भारत के बाहर कौन सी नदी निकल रही होती है, ये हमसे पूछा गया। सबसे पहले देखते हैं गंगा रिवर। गंगा जो नदी है ये कहाँ से निकलती है? गंगा जो रिवर है ये गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है बच्चों? गंगोत्री से निकलती है। ये यानी कि भारत से निकलती है और भारत की लॉन्गेस्ट रिवर है बच्चों। ये कैसी रिवर है? भारत की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। कैसी रिवर है ये? लॉन्गेस्ट रिवर है। इसकी जो लेंथ है, लॉन्गेस्ट रिवर है ये सारी की सारी। ये बात अपन को यहाँ से ध्यान रखनी है। एक सेकंड में नया पेज ले लेता हूँ। नया पेज अभी देखते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर है, इसकी जो टोटल लेंथ है बच्चों वो कितनी है? जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ। जैसे मैंने इसकी अब लेंथ की देखेंगे तो ये 5 राज्यों से होकर निकलती है। कितने राज्यों से होकर निकलती है? 5 राज्यों से होकर निकलती है। 5 राज्य यानी कि 5 और 5 का हम कर देंगे स्क्वायर तो क्या हो जाएगा बच्चों? 25 और 25। तो इसकी टोटल लेंथ जो है 2525 किलोमीटर है बच्चों। कितनी है? 2525 किलोमीटर है। अब ये भारत की लॉन्गेस्ट रिवर और कहाँ से निकल रही है? भारत से ही निकलती है। हमसे पूछा गया भारत के बाहर से निकलने वाली जो नदी है उसका नाम क्या है। अब चलते हैं महानदी। महानदी भी भारत से निकलती है। सिहाना माउंटेन रेंज से निकलती है। सतलुज हिमालय से निकलती है। अब आते हैं यहाँ पर, ब्रह्मपुत्र जो है भारत के बाहर से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? भारत के बाहर से निकलती है। इसका जो भारत में जो प्रवेश करती है ये अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है बच्चों। कहाँ से प्रवेश करती है भारत में? ये अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। ये बात अपने को यहाँ से ध्यान रखनी है। जैसे मैं आपसे कहूँ, भारत के बाद तिब्बत से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती हुई भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, असम में जाती है। असम के बाद ये वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल होते ही बंगाल की खाड़ी यानी बांग्लादेश में ये चली जाती है। ये बात अपने को यहाँ से ध्यान रखनी थी। अब ब्रह्मपुत्र नदी के कई सारे नाम हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के कई सारे नाम हैं, जिसमें एक नाम है सांगपो। एक नाम क्या है? सांगपो। एक है दिहांग और सियांग। क्या नाम है बच्चों? दिहांग और सियांग है। एक और नाम है इसका जो ब्रह्मपुत्र नाम रखा जाता है। ब्रह्मपुत्र जो नाम रखा जाता है वो रखा जाता है असम के अंदर। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? सी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के बाहर से बहती है। ठीक है जी, आओ नेक्स्ट चलते हैं। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ब्राउन एयर का प्रयोग जो किया जाता है, एक्चुअली मैं आपको बता दूं, प्रदूषण के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन के लिए यूज किया जाता है। और अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग जब आंसर देंगे, एसिड फ्यूम्स के, फोटोकेमिकल स्मॉग किसके लिए यूज किया जाता है बच्चों? फोटोकेमिकल स्मोक। इसे एक तरीके का प्रदूषण या पॉल्यूशन हम लोग इसे कहते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। बाजार में संतुलन कीमत का निर्धारण, बाजार में संतुलन कीमत का जो निर्धारण किया जाता है किससे किया जाता है? अब हमसे पूछा जा रहा है कि जो बाजार में संतुलन बनाना है वो किसके माध्यम से है? सीमांत लागत और औसत लागत नहीं भैया, ठीक है, समग्र लागत, ठीक है, इक्विटी, समग्र लागत और समग्र राजस्व के व्यय, औसत लागत औसत राजस्व के बीच समानता, सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच यानी इक्विटी बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू, इससे इसका निर्धारण किया जाता है। बाजार में संतुलन कीमत का निर्धारण किया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। संतुलन कीमत का जो निर्धारण है वो किया जाता है। संतुलन कीमत का निर्धारण, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत धारा का मापन निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? जैसे विद्युत धारा का मापन करना है तो किस उपकरण के थ्रू किया जाएगा? तो वो किया जाता है एमीटर के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है बच्चों? एमीटर के द्वारा किया जाता है। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? जैसे कि दिल्ली सल्तनत जो प्रारंभ होती है, दिल्ली सल्तनत में एक लोधी वंश आता है और उसके संस्थापक कौन होते हैं ये हमसे पूछा गया है। मैं हमेशा से बताता हूँ एक ट्रिक। जैसे 1206 से लेकर 1526 के मध्य, 1206 से लेकर 1526 के मध्य कौन होती है? जो दिल्ली सल्तनत होती है, जिसमें गुलाम वंश सबसे पहले आता है। तो मैं इसकी एक ट्रिक बताता हूँ। गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। मैं हमेशा से इसकी ट्रिक बताता रहा हूं आपको, ठीक है। गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक,
गुलाम वंश का संस्थापक कौन है बच्चों? स्लैब डायनेस्टी से कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? स्लैब डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। और इसका जो संस्थापक है उसका नाम क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बात अपने को यहां से ध्यान रखनी है, ठीक है जी। आओ, जलालुद्दीन, जलाल खिलजी बोल सकते हो आप इसे। अकबर का नाम भी जलाल था, ये बात भी ध्यान रखना। जलालुद्दीन नाम है इसका होने को वैसे तो, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। तो से आता है, खे से क्या लिखा अपन ने? खिलजी वंश। पहले मैं वंशों के नाम लिख देता हूँ क्योंकि स्पेस कम है, उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। देखो, मैं सबसे खिलजी के बाद तुगलक वंश आएगा, फिर आएगा सैयद, सैयद आ गया। अब लो से रह जाते हैं लोधी वंश। ये वंश है मेनली वंश। अब इनके संस्थापकों के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। किससे लेके? संस्थापकों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि आ जाइए, तुगलक का देखते हैं, गयासुद्दीन, गयासुद्दीन भी बोला जाता है इसको, गयासुद्दीन। और सैयद का कौन हो जाएगा? खिज्र खां। कौन हो जाएगा बच्चों? खिज्र खां। तो ये चार के तो हो गए। और हमसे जो पूछा गया लोधी वंश का पूछा गया है। किसका पूछा गया है? लोधी वंश का पूछा गया है। तो लोधी के कौन है? बहलोल लोधी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर इज बहलोल लोधी, लोधी वंश के संस्थापक हैं। बाकी आपको मैंने गुलाम वंश क्या दिल्ली सल्तनत की पूरी कहानी आपको बता दी है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दिल्ली सल्तनत जो है, दिल्ली सल्तनत में लैंग्वेज कौन सी बोली जाती थी। इसमें आपको बताना है बच्चों की लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ से? सी आंसर। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो यहाँ से ले सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर संबंध मोलास्का से है? मोलास्का क्या है? ठीक है, मोलास्का देखो, खरगोश का नहीं है, हाइला का भी नहीं है और हाइड्रा का भी नहीं है। ये है बच्चों हेलियोटिस। हेलियोटिस क्या होता है? घोंघा की प्रजाति होती है। किसकी प्रजाति होती है बच्चों? घोंघा की प्रजाति होती है। घोंघा की क्या होती है? प्रजाति। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से? ए हो जाएगा। विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे लाइन कौन सी है? रेलवे कौन सी है? ठीक है, तो हम आंसर पढ़ते हैं। ट्रांस अटलांटिक रेलवे है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, कनेडियन पैसिफिक रेलवे है, कनेडियन नेशनल रेलवे। तो आंसर है ट्रांस साइबेरियन, जो रूस को मॉस्को से मिलाती है। किसको मिलाती है बच्चों? रूस को किससे जोड़ रही होती है? ये मॉस्को से, यानी मॉस्को से ये जोड़ रही होती है। ये तो रही वर्ल्ड की बात। ये किसकी रही बच्चों? यहाँ से वर्ल्ड की बात। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 9289 किलोमीटर का। क्या है बच्चों? 9289 किलोमीटर है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अब आते हैं हमारे भारतीय इंडियन रेलवे के बारे में। भारतीय इंडियन रेलवे के बारे में आते हैं तो 1853 में भारत में ट्रेन चलती है थाने से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर थाने तक। ठीक है जी, ये चली ट्रेन। अब आपसे यहां से पूछ लिया जाए कि पहली रेलवे लाइन कब डाली जाती है? पहली रेलवे लाइन कब डाली जाती है? तो 1835 में भारत में पहली रेलवे लाइन डाली जाती है। 1835 में भारत में पहली बार रेलवे लाइन, भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन डाली जाती है। ये बात भी अपने को यहां से दी। पहली जो रेलगाड़ी चलाई जाती है उसमें 14 डिब्बे होते हैं भैया। कितने डिब्बे होते हैं? 14 डिब्बे होते हैं। और भारतीय जो रेलवे है दुनिया की 4th सबसे बड़ी रेलवे है। रेलवे जो है उस 4th दुनिया की सबसे बड़ी है। ये बात अपने को यहाँ से ध्यान रखनी है। तो आंसर क्या हो गया? ट्रांस साइबेरियन। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इन चीज़ों की आप ले सकते हो बच्चों। वॉइस क्लियर है ना? ऐसा तो नहीं है भाई वॉइस ही नहीं आ रही हो किसी को? ठीक है, बता देना और वॉइस का सीधा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे जब मिलान वाले क्वेश्चंस आते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको 4 में से 2 ऑप्शन भी पता है तो बाकी आप ऑप्शन एलिमिनेशन करके भी चीज़ें कर सकते हैं। कैसे? अब देखते हैं, आइए। जैसे एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है ना, एस्कॉर्बिक जो एसिड है वो किससे? अब इस ऑप्शन में देखते हैं सारे के सारे पहले तो अपन, ठीक है। तो विटामिन सी को बोलते हैं रथ एक टीबी। मैंने जब विटामिन की आपको एक ट्रिक बताई थी रथ एक टीबी, तो एक जो आता है वो एस्कॉर्बिक आता है। तो एक किससे मिल रहा है भैया? फूड से मिल रहा है। आ जाओ अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ए में 4 ये मैच हो गया और ए में 4 ये मैच हो गया, ठीक है ना, और बाकी इसमें भी मैच हो रहा है, इधर मैच नहीं होता। सी ऑप्शन यहाँ से कनेक्ट वो हट गया और ये अभी लाइन में कौन है? ए, बी और डी है। चलिए आगे चलते हैं। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट होता है। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट होता है। चलो बी में 1 देखते हैं। बी में 1 ये रहा,
और ये यहाँ पे हट गया, अभी में ये डी और चल रहा है अभी, ठीक है। अभी लाइन में कौन कौन लगे हुए हैं, ए और डी लगे हुए हैं। चलो आगे चलते हैं। कैरोटिनोइड जो होता है वो क्या होता है, सामक होता है। कैरोटिनोइड जो होता है सामक होता है। चलो सी में 2 देखते हैं। ये देखो ये हट गया यहाँ से, हमारा आंसर यहाँ डी देखने की आवश्यकता नहीं है, तो आंसर क्या हो गया देखिए। अब आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी क्वेश्चंस यहाँ से कर सकते हैं, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस की पुनर्विन्यास और आवंटन क्या कहते हैं, मतलब कि इस जो पूरा प्रोसेस है जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको क्या कहा जाता है। जैसे मैं बोलूँ इंग्लिश में, आप देखो कंप्यूटर वाले क्वेश्चंस को इंग्लिश में समझने की कोशिश किया कीजिए, हिंदी मीडियम वाले कि हम पढ़ते हैं ना तो सारी ज़्यादातर चीज़ें हमें इंग्लिश में याद होती है कंपेरिजन टू हिंदी। रीअरेंजिंग एंड एलोकेटिंग स्पेस इन मेमोरी टू प्रोवाइड फॉर मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क इज कॉल्ड, तो ये कहा जाता है मेमोरी मैनेजमेंट। ये क्या कहा जाता है, मेमोरी मैनेजमेंट कहा जाता है। जैसे मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस पुनर्विन्यास और आवंटन को क्या कहते हैं। जैसे मेमोरी, जैसे आप अपना फ़ोन यूज कर रहे हो, आप कोई चीज़ डाउनलोड करने लगे और डाउनलोड करने के लिए फिर डाउनलोड कर रहे हो तो आपको फिर एक मोबाइल एक चेतावनी देता है कि आपके फ़ोन में स्पेस नहीं है, तो कोई चीज़ आप डिलीट करते हो या किसी को सेंड करते हो, ऐसा कुछ कर रहे होते हो, उसे क्या बोलते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट। यही तो ये पूछा है। आइए, एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है, मतलब एक्सरे किरण, तो सर एक्सरे करने के लिए बॉडी के पार्ट्स, बॉडी के जो बोन्स के बारे में जानते हैं। जैसे हम एक्सरे के नाम से क्या देखते हैं, अपनी चेस्ट का एक्सरे कराना समझते हैं, लेकिन उसके अलावा भी मल्टीपल काम होते हैं एक्सरे किरणों के। क्या होते हैं वो देखिए। एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है, धातु के काटने और वेल्डिंग करने के लिए, धातु के काटने और वेल्डिंग के लिए। चलो आगे देखते हैं। हृदय रोग का पता लगाने के लिए, अगर इसकी जो हड्डियों का या ऐसा कुछ होता ना तो अपन थोड़ा बहुत सोच सकते थे। बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए। हमारा आंसर ज़्यादा सही कौन सा है, बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए एक्सरे किरणों का उपयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। क्लोरोफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। द्रव ईंधन, संवेदनात्मक, फॉस्जीन उत्पन्न करता है, अग्निशामक है। देखो क्लोरोफॉर्म का यूज जो किया जाता है, एक तो संवेदनात्मक या निश्चेतक के लिए किया जाता है और एक किया जाता है फॉस्जीन उत्पन्न करने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, सी आंसर हो जाएगा 2 एंड 3। किस द्रव के बारे में उबल गया तब कहते हैं जब उसका क्या हो जाता है। हमसे पूछा गया द्रव उबलने को क्या कहा जाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ठीक है। आइए, वाष्प दाब परिवर्ती दाब की अपेक्षा अधिक हो जाती है। इट मीन्स क्या है, वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन द सराउंडिंग प्रेशर, कि सराउंडिंग का जो प्रेशर है, वेपराइजेशन का प्रेशर अधिक हो जाता है। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे आपने कोई स्टोव जला रखा है, ये जल रहा, और उसके ऊपर कुछ बर्तन रख रखा है आपने। इसको सही से बनाते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे अपन। इसके ऊपर बच्चों ने कोई बर्तन रख रखा था, ये रख दिया। अब इसका जो प्रेशर होगा ना, इस वायुमंडल से क्या होगा, अधिक होगा। वायुमंडल से क्या हो रखा होगा बच्चों, अधिक हो रखा होगा। वायुमंडल से क्या होगा, ये अधिक होगा, तो इसी को तो बोलेंगे हम लोग। तो यही आंसर है पहला ही, आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी। वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन द सराउंडिंग प्रेशर, और पास के प्रेशर से वेपराइजेशन का जो प्रेशर होगा वो अधिक होगा। तो यही तो थी यहाँ पे कहानी। आइए, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक आयरन का क्वेश्चन आया था और वहाँ पे बताया था ये सारी चीज़ें। स्टेनलेस जो स्टील है वो एलॉय किसका है, वो है लोहा, क्रोमियम और निकल का है। किसका है, आयरन, क्रोमियम एंड निकल। किसका है बच्चों, आयरन तो मिला ही होता है उसमें। आयरन के अलावा क्या होता है, क्रोमियम होता है, क्या होता है, क्रोमियम होता है एंड निकल होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। लीजिए भाई, आपके सामने आंसर है। चलिए 39 पे करते हैं। 39 का क्या आंसर आता है उस चीज़ को अपन देखते हैं। चुनावों के दौरान राजनीतिक दल और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यादेश दिया गया। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीच स्वैच्छिक समझौते द्वारा सहमत। भारत के संविधान में निर्धारित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भी निर्दिष्ट। ये कहना चाह रहा है कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण क्या हो सकते हैं। तो ये होते हैं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल जो हैं, दलों के बीच स्वैच्छिक समझौते द्वारा सहमत हो जाएं। हमें लड़ाई झगड़े नहीं करने पड़े। जैसे कि चुनाव जब आ रहे होते हैं तो उनसे कुछ समय पहले जो एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं वो बंद कर दिया जाता है। उनके सिंबल जो होते हैं, बाहर लोगों को जोड़ना या लोगों से बात करना, इन सभी
सभी चीज़ों पर क्या लगा दिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जिससे कि भ्रम की चीज़ें ना फैलें। जैसे आपने सुना होगा बहुत बार ऐसे कि चुनावों में बदलाव रातों रात आ जाता है, उस रात से बचाने के लिए लोगों को दूर रखा जाता है उस चीज़ से। किस चीज़ से? जो इलेक्शनों में लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि पैसे देना, बहुत सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं चुनाव जीतने के लिए, लेकिन उसी चीज़ में बदलाव लाने के लिए इलेक्शन जो कमीशन है वो बहुत सारे रूल्स अप्लाई करता है। वो चाहता है कि आप ही लोग चीज़ों को सुझाव दें और आप लोग ही उसे समझौते से अगर सही कर लेते तो इलेक्शन कमीशन की आवश्यकता नहीं पड़े। जब जनता को दुर्गाला जाता है किस चीज़ के लिए, वोट देने के लिए, तो उस चीज़ में भी बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। लास्ट हम लोकसभा चुनाव को लेते हैं या विधानसभा के चुनाव के, मैं छत्तीसगढ़ का एक आपको तरीका वहाँ का एक एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था कि वहाँ पे गवर्नमेंट चुनाव चल रहे थे और वहाँ पे कई सारे न्यूज़ एंकर जो थे, वहाँ जो लोकल जनता वहाँ से पूछताछ करने पहुँचती है। एक्चुअली में उन्हें यही नहीं पता उनकी वोट का वैल्यू क्या। उन्होंने कहा कि राजनेता हमारे यहाँ तब आते हैं जब 5 साल में चुनाव होते हैं, आने वाले 5 साल के जो चुनाव होने के बाद जो 5 साल रहेंगे तब तक कोई नहीं आएगा जब तक कि चुनाव क्लोज नहीं आ जाते हैं। वोटिंग कराने के दौरान हमें यहाँ से लेके जाते हैं, खाना पीना देते हैं और खाना पीना देने के पश्चात हमें यहीं पर वो छोड़ जाते हैं। कई ऐसे होते छोड़कर भी नहीं जाते। सिर्फ उस दिन ही राजनेता को पता लगता है कि जनता की इंपॉर्टेंस कितनी होती है। बाकी डेज जो होते हैं, बाकी जो ईयर्स होती हैं, उस समय कोई भी राजनेता हमारे पास नहीं आता। ये लोकतंत्र डेमोक्रेसी में ऐसा हमारे देश में कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसी जगह है, कई ऐसे गाँव भी मौजूद हैं जहाँ डेमोक्रेसी की पावर का नहीं पता है। चलिए सर, अनुच्छेद 153 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई राय किसके लिए बाध्यकारी है? जैसे कि अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने द्वारा कोई भी राय दी तो वो क्या अप्लाई होगी? भारत के सभी न्यायालयों पर अप्लाई होगी, सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों पर अप्लाई होगी, सर्वोच्च न्यायालय सहित सभी न्यायालयों पर होगी या राष्ट्रपति पर होगी? तो ये सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर बाकी जितने भी न्यायालय हैं उन सब पर अप्लाई होती है। तो ये रहा बात समझ में। आपको यहाँ से 2 चीज़ और बतानी है। सही टिक तो किया ना, कभी कभी क्या होता है सही बोल देते हो टिक गलत लग जाता है। ठीक है जी। अभी हाल ही में 51वें चीफ जस्टिस चुने गए हैं सुप्रीम कोर्ट के। क्या नाम है? गवई साहब हैं चीफ जस्टिस। क्या नाम है सही है भैया? ध्यान रखिएगा सारे गवई हैं। हाँ, गवई साहब के बारे में बता दो, पहले बुद्धिस्ट हैं, फर्स्ट बुद्धिस्ट हैं ये बात। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में 51 लोगों को चुना जा चुका है। 51 लोगों में से पहले जो बुद्धिस्ट हैं वो कौन है? गवई साहब हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। पैट्रोलॉजी किसका अध्ययन होता है? पैट्रोलॉजी होता है रॉक्स का अध्ययन, चट्टानों का अध्ययन होता है बच्चों। ठीक है, वैसे मैंने कई बार आपको बताता रहा हूँ सेंसस के अध्ययन, स्टडी ऑफ सेंसस। स्टडी ऑफ सेंसस किसे कहा जाता है? स्टडी ऑफ सेंसस कहा जाता है डेमोग्राफी को। किसे कहा जाता है? डेमोग्राफी को कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे पैट्रोलॉजी से पूछ लिया गया, तो पैट्रोलॉजी से जो पूछा जा रहा है उस इट मीन्स क्या है? रॉक्स यानी कि चट्टान। आपसे पूछता अर्थ का तो जियोड बोलते हैं बच्चों। इसको क्या बोलते हैं? जियोड बोलते हैं। ठीक है, सॉइल को सॉइल साइंस बोलते हैं। सॉइल के अध्ययन को बोलते हैं सॉइल साइंस। कोई अलग मत लिख देना कोई, सॉइल साइंस। ठीक है, मिनरल्स खनिज। ठीक है, मिनरल्स खनिज का क्या बोलते हैं बच्चों? मिनरलॉजी। ठीक है ना। निम्न में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है? रबी, खरीफ और जायद, 3 फसलों में अपन ज्यादातर जानते हैं। तो वो वीट, ये है रबी की फसल बच्चों। ये किसकी फसल है? रबी की फसल है। ठीक है, वर्ली जौ, ये भी किसकी है बच्चों? रबी की है। आइए, रैपसीड, इसका आइडिया थोड़ा सा कम है, सुनी ही मैंने पहली बार है शायद। इसको अगर कोई अदर नाम हो सकता है वैसे तो इसका आइडिया कम है, लेकिन हाँ, जूट रबी की फसल नहीं है, तो ये शायद मेरे हिसाब से खरीफ की फसल है। इसको बताइएगा एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का? जूट हो जाएगा। रैपसीड नहीं होती, अभी याद आया, रैपसीड नहीं होती, अभी क्या है? डी आंसर इसका जूट होगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। हाँ भैया, ये क्वेश्चन बड़े आराम से पढ़ लीजिएगा, गलती कर दोगे तो नंबर आपके कट जाएंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना सारे के सारे। ठीक है जी, आओ चलते हैं। मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान संतुलन की कमी को ठीक कर सकता है, क्योंकि इंग्लिश भी पढ़ते हैं एक बार इसकी। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी कैन करेक्ट ए बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट बिकॉज यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत को बढ़ाता है। इस वजह से बैलेंस करता है। विदेशी मुद्रा में निर्यात की कमी को कम करता है और घरेलू मुद्रा में क्या करता है? आयात की कीमत को बढ़ा देता है।
राउंड ट्रिपिंग क्या होता है? राउंड ट्रिपिंग क्या होता है? एक्चुअली क्या है, ये कर बचाने का तरीका होता है। ये क्या होता है? कर बचाने का तरीका। जैसे आपने देखा होगा ना, ब्लैक मनी को वाइट कर देना, यही वही तरीका है। जैसे मैंने अपनी मनी को किसी दूसरे देश भेजा, वहाँ से वह मनी मेरे अकाउंट में आई है, किसी माध्यम से मेरे तक पहुँची, इसी को बोला जाता है राउंड ट्रिपिंग। एक मनी को दूसरी जगह या दूसरे देश से वापस उसी मनी को वापस मंगाना, ये होती है राउंड ट्रैपिंग। इट मीन्स क्या होता है? टैक्स बचाने का तरीका। तो आंसर क्या हो जाए? कर चोरी करने के साधन, वो कर चोरी करने का साधन, वो बात वही हो गई यहाँ पे। ठीक है। 1896 में मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो ये की थी विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद जी। और इसमें जो आधार थे, इनके गुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों की पालना कौन करते हैं? स्वामी विवेकानंद जी करते हैं। और इसी मिशन की शुरुआत 1896 में होती है, रामकृष्ण मिशन। और किसके नाम पर होती है? रामकृष्ण परमहंस के नाम पर होती है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से सी हो जाएगा। यूट्यूब इंडिया के नए देश प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया संजय गुप्ता को। आज के टाइम पे यूट्यूबर होना एक बहुत प्रेस्टीज की बात है हमारे भारत देश में। यूट्यूबर एक वैल्यू रखते हैं, बहुत मनी क्रिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा। आप आज के टाइम पे एक टीचर एक कई गुना एक इन्फ्लुएंसर से, मतलब कि मैं कहूँ एक टीचर रहा या कोई भी अदर प्रोफेशन के बराबर है, उससे ज़्यादा कई गुना वैल्यू एक आज के टाइम पे एक यूट्यूबर की है। तो इस यूट्यूबर को जो मैनेज करेगा भारत में, वो कौन करेगा? संजय गुप्ता। भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने हिंदी भाषा पाठ्यक्रम कहाँ शुरू किया है? तो ये श्रीलंका में किया है। श्रीलंका की यूनिवर्सिटी है जाफना यूनिवर्सिटी। कहाँ पे किया है? ये जाफना यूनिवर्सिटी में किया। राष्ट्र के महासचिव पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बन गई? तो सरली बोचवे बन गई है बच्चों। कौन बन गई है? सरली बोचवे। एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं 83। अगर मैं यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ लेता कि भारत ने ओलंपिक में क्या जीता? भारत ने ओलंपिक में कितने मेडल जीते? ओलंपिक में कितने मेडल जीते, ये आपको बताना है। तो कितने जीते हैं? 83। सॉरी, ये तो अपने को बताना भाई। ये एशियाई योगासन की कहानी थी। GRM ओवरसीज लिमिटेड के बासमती चावल ब्रांड 10X जर्दा किंग के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? तो वो चुना गया अक्षय कुमार को। किसे चुना गया है? ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को चुना गया है। ऐसे करके हमने 25 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ की, नए क्वेश्चन जानने का प्रयास किया। और आप अपना ध्यान रखिए बच्चों, सारे के सारे अच्छे से मॉक टेस्ट लगाइए, तैयारी कीजिए। एग्जाम आपके बहुत क्लोज आ गया है, तो सभी के लिए पहले तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करो। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।